तो गैसेस के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लिक्विड्स के बारे में हमने क्लास 11th फिजिक्स में ही पढ़ा और क्लास 12th में भी सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा लिक्विड्स के बारे में। अब बारी आती है सॉलिड्स की, और ये बाकी दोनों स्टेट्स से थोड़े ईजी होने वाले हैं क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम सॉलिड्स में चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर सॉलिड्स की, तो पहले आता है डेफिनेट शेप, साइज एंड मास, मतलब शेप, साइज और मास इसका चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आता है शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स, एटम्स कुछ भी कह लो, वो काफ़ी क्लोजली हैं, क्लोजली पैक्ड है बिल्कुल सॉलिड्स में, ठीक है। तो उनके जो बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तीसरा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब भाई ये दोनों पॉइंट कोरिलेटेड है एक तरह से, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है उनमें तभी तो दोनों पास पास हैं, तभी उसमें डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इसलिए डिस्टेंस शॉर्ट है। फिर आता है पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, मतलब पार्टिकल्स हैं जो अब जैसे गैसेस में देखते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर, सॉलिड्स में वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं अपनी पोजीशन पे क्योंकि जगह इतनी नहीं होती, क्लोजली पैक्ड है सारे। फोर्थ आता है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल तो ठीक है, होते हैं सॉलिड, लेकिन रिजिड, रिजिड मतलब है जितना भी हम उस पर फोर्स लगाएं उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा। हमें पता है रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, बहुत सारे सॉलिड्स हैं या ऑलमोस्ट सारे सॉलिड्स में कुछ फोर्स के बाद चेंज आ जाता है शेप में, लेकिन यहाँ हम एक आइडियल केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं। जैसे गैसेस में आइडियल गैस होती है, यहाँ पे एक आइडियल सॉलिड लिया है हमने जिस पे फोर्स लगाओ तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो इतना सा मान लेते हैं सिर्फ कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये थोड़ी हार्ड टू डाइजेस्ट है लेकिन मान लो फिर भी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं बाकी दोनों स्टेट्स से। जैसे गैस और लिक्विड वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, उसमें तो कंटेनर चेंज करो तो शेप चेंज हो जाती है, यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ रही है एटलीस्ट। तो ये उनके कंपैरेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है। फिर आते हैं 2 टाइप्स, अमॉर्फस और क्रिस्टलीन। ये 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस, अमॉर्फस मतलब इरेगुलर शेप होती है उसमें, जैसे सॉल्ट होता है उसकी इरेगुलर शेप होती है। अब यहाँ क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन में रेगुलर शेप मतलब शार्प एजेस होती हैं उसकी। ये शॉर्ट रेंज पैटर्न, जो उसके अंदर क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस मतलब उसके जो एटम्स जिस सीक्वेंस में पैक्ड होते हैं वो शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ अगर पूरा क्रिस्टल है इनका, मान लो ये पूरा लैटिस है, तो इतने एरिया में एक पैटर्न मिलेगा, इतने एरिया में एक पैटर्न मिलेगा, इतने में मिलेगा एक, ये सारे अलग अलग पैटर्न हैं और बहुत छोटे रेंज में पैटर्न बन रहे हैं इनके, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अमॉर्फस सॉलिड होते हैं जो उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो अबाउट 100, लेट्स से किसी अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 300 डिग्री केल्विन या सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। अमॉर्फस है जो वो हो सकता है 295 पे भी हो जाए, 310 पे हो, तो उनका काफ़ी लॉन्ग रेंज हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट्स की, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, इसमें यहाँ लॉन्ग रेंज पैटर्न है, मतलब जैसे अगर ये लैटिस है तो ऐसे एक पैटर्न मिल सकता है हमें, रिपीटिंग पैटर्न, ऐसे मिल सकता है, कुछ ऐसे भी मिल जाए, तो इसमें लॉन्ग रेंज पैटर्न मिलेंगे हमें क्रिस्टलीन में। फिर इसमें आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि अगर भाई मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस तो यही है, इससे पहले नहीं होगा, इसके बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे होगा मेल्ट। फिर आती है आइसोट्रोपी। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है कि ये अमॉर्फस होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलीन होते हैं एनआइसोट्रोपिक। मतलब क्या है आइसोट्रोपी? मतलब अलग अलग साइड से हम इनको ऑब्जर्व करें अगर, तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। आइसो, आइसो का मतलब पता है ना, सेम, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक देखते थे हम 11th क्लास में। तो आइसोट्रोपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्यों करेंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है एक छोटा सा, ये लगा लो अमॉर्फस सॉलिड है, इसमें इरेगुलर है सारा पैटर्न, इसको यहाँ से कट करते हैं, क्या क्या मिला हमें, ये एक तरह का मॉलिक्यूल मिल रहा है, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, ऐसे मिल रहे हैं। किसी और तरह से कट करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से भी अलग टाइप के मिल रहे हैं, मिक्स्ड मिल रहे हैं ना, हर टाइप, हर तरफ जाओ रैंडम मिलेंगे, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। तो कुल मिला के हर जगह जब रैंडम मिल रहा है, रैंडम मतलब मिला जुला के एक चीज़ मिल रही है, तो ये आइसोट्रोपिक होगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ हमें एक मिक्स्ड चीज़ मिल रही है, एक टाइप की चीज़ हो गई ना, कौन सी, मिक्स्ड। बस सीधी सी बात है कि मतलब एक टाइप की ही चीज़ मिल रही है हर डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो अगर इसको ऐसे स्लाइस करेंगे तो सारे ज़ीरो काटा बोल लेते हैं, सारे ज़ीरो मिल रहे हैं हमें,
ऐसे करेंगे सारे एक्स मिल रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो रिपीटिंग आ रहा है 1 बाय 1, यहाँ पे भी देखो ऐसे अलग आ रहा है, यहाँ से काट देंगे, चलो यहाँ भी सेम चीज़ आ रही है, लेकिन देखोगे एक पैटर्न मिल रहा है हमें लॉन्ग रेंज में अलग अलग, मतलब अलग तरह से इसको स्लाइस करें, अगर अलग जगह से ऑब्जर्व करें तो अलग अलग पैटर्न मिल रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, तो ये हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, क्रिस्टलिन और इसमें डिफरेंसेस होते हैं। एक और डिफरेंस लिख लो, इनको कहते हैं सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, कि ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। अब ट्रू सॉलिड में क्या, एक इनकी फॉर्म होनी चाहिए डेफिनेट, अब इनकी डेफिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो इनको सूडो सॉलिड कह देते हैं, मतलब फेक सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, ये दो टर्म्स यूज होती हैं। और इनको दूसरी तरफ कहते हैं ट्रू सॉलिड। ठीक है, ये सूडो सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड। अब आगे आ जाते हैं टाइप्स सॉलिड के। ये तो एक तरह से टाइप किस पे था, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये है उसकी बॉन्ड के बेसिस पे कि उसमें बॉन्ड्स कैसी बनी हुई है। तो पहला टाइप आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी हमें 3 टाइप के मिलते हैं आगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी। पोलैरिटी कैसे आती है, जब एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो तब पोलैरिटी आती है। अब नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों साइड सेम चीज़ है, तभी तो पोलैरिटी नहीं होगी। तो नॉन पोलर के एग्जांपल देख लो, H2, Cl2। अब इसमें देखो दोनों तरफ H लगे हैं, दोनों तरफ Cl लगे हैं, दोनों तरफ सेम चीज़ है, पोलैरिटी कहाँ होगी, तो इसलिए आ जाते हैं नॉन पोलर। फिर आते हैं पोलर। पोलर में कैसे, मोस्टली ये नॉन मेटेलिक होते हैं, मोस्टली क्या नॉन मेटेलिक ही होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं। पोलर में देखो इसमें पोलैरिटी होगी, इनको मिक्स करके बना लेते हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें पोलैरिटी आ गई एक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, यहाँ पॉजिटिव मान सकते हैं नेगेटिव मान सकते हैं, पोलैरिटीज आ गई ना, सही बात है। तीसरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब ये चीज़ हम इतनी बार देख चुके हैं, ऑर्गेनिक में आ रही है, ये P ब्लॉक में आ रही है, यहाँ फिर आ रही है, तो अब तक तो पता चली जानी चाहिए जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, FON, इन 3 चीज़ों के साथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पे इन तीनों के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो किसी एक के साथ, any1 तीनों में से, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे उसे। ठीक है, फिर आ जाता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड कौन से होते हैं, जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल NaCl। अब एक ना प्यारा सा डाउट आएगा तुम्हारे मन में, डाउट क्या आएगा कि भैया ये मॉलिक्यूलर क्यों है और ये आयोनिक क्यों है, क्योंकि भाई आयोनिक का क्या मतलब है, आयंस बनने चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो यहाँ भी बन रहे हैं। देखो यार आयोनिक का क्या है कि हम एक पैरामीटर मान के चलते हैं, अब वो पैरामीटर क्या है कि आयोनिक सॉलिड बोलने के लिए किसी भी सब्सटेंस को आयोनिक बोलने के लिए उनके जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो होगी 2, मिनिमम 2। अभी मैंने बात क्या बोली है, थोड़ा क्लियर बता देता हूँ कि हमारे पास 2 जो सब्सटेंस हैं, ये और ये ऐसे ले लो, X और Y लगे हुए हैं, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, वो 2 होना चाहिए मिनिमम। अब इसके केस में देखें, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 3.1, हाइड्रोजन की 2.2, डिफरेंस कितना आया 0.9। तो इतने कम डिफरेंस पे हम उन्हें आयोनिक में क्लासिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है 2 का, 2 से ज़्यादा ही है, तो इनको आयोनिक में ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे हमें मेटल चीज़ें ना दिखें, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना दिखे, उन्हें कहेंगे हम मॉलिक्यूलर, और जहाँ डिफरेंस दिख रहा हो वो होंगे आयोनिक। फिर आ जाता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड सिंपली मेटल, ठीक है, मेटल की जो बॉन्ड्स होती हैं वो वाले। अब मेटल्स की बॉन्ड में यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कर लेते, एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे होते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है बीच में, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाहर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और हर एक मेटल एटम एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है,
एक या इससे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। अब जैसे सोडियम में देखें, Na में Na+ बनता है जैसे, तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल्यूमिनियम में 3 है, मैग्नीशियम में 2 हैं, तो ऐसे एक या उससे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो फ्री है, कहीं भी जा सकता है, जो मर्जी करे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट लगता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते ही वो इलेक्ट्रॉन साथ में फ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, कंडक्शन होती है करंट की। तो ये जो होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, ये होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देख ले, आयोनिक सॉलिड है, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। आयोनिक क्यों नहीं करते, चार्ज होने के बावजूद भी क्यों नहीं करते ये, क्योंकि देखो चार्ज ये फ्री नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री होने चाहिए, यहाँ पे फ्री नहीं है ये। यहाँ पे बॉन्ड बनी हुई है ना, चार्ज तो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, काम लगे हुए हैं, वो तो फ्री कहाँ है। लेकिन जैसे ही इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं हम, मैं एक बार बोर्ड साफ कर देता हूँ, जैसे ही इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं, आयोनिक सॉलिड लिया हमने, उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होगा, एक्वस में डालते ही ये बॉन्ड ब्रेक होगी बीच में से, Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएंगे, चार्ज फ्री हो गए। अब चार्ज फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए अगर देखा होगा, नोटिस करा होगा, नॉर्मल जो नमक होता है, ड्राई नमक, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे पानी में घोल दो अगर, तो बहुत अच्छे से करता है वो। दूसरी बात, मोल्टन स्टेट में भी ये कंडक्ट करते हैं। अगर मोल्टन स्टेट हो इसकी NaCl की, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये नहीं करते क्योंकि चार्ज का कुछ पंगा ही नहीं है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। अब ये क्या होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लंबी लंबी बॉन्ड, जैसे C60 बनता है ना, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कार्बन की इतनी लंबी लंबी चेन्स बनती हैं उसमें। तो कोवेलेंट बॉन्ड में वो लंबी लंबी चेन्स बना रहे हैं, तो एक तरह से नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं वो अपना, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन समझ गए ना, फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो फुटबॉल बनी होती है, वो स्ट्रक्चर्स, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तो वो सारे आते हैं कोवेलेंट सॉलिड में। नेक्स्ट चीज़ आती है क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का, कि सोचो कुछ कंपाउंड है जो इस फॉर्म में अरेंज्ड है, इस टाइप से अरेंज्ड है वो, ठीक है। ये बॉन्ड बनी हुई है बीच में ऐसे, और ये हमने सिर्फ 2D बनाया है। अब इमेजिन करो ये 3D है, मतलब यहाँ से पीछे ही बॉन्ड जा रही है ऐसे ऐसे, ये चीज़ फ्लैट है, ये जो इसके ऊपर बना है वो ऐसे है पीछे, है ना, तो ये 3D बना है। अब ऐसे ये पीछे भी जाएगा, आगे भी आएगा, ऐसे हर टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा इसमें एक। तो हमें एक सिंगल यूनिट इसकी निकालेंगे स्टडी करने के लिए। अब सिंगल यूनिट जो निकलेगी इसकी, वो इस फॉर्म में निकलेगी, एक ये क्यूब की फॉर्म में होगी सिंगल यूनिट, जिसके हर कॉर्नर पे एक एटम लगा होगा, ठीक है, जिसे लैटिस साइट कहते हैं। हर कॉर्नर पे जो एटम होगा उसे लैटिस साइट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो लैटिस साइट है, ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स मिलके ही लैटिस साइट बनाएंगे। आगे पता चलेगा कैसे, बताता हूँ भी। अब कैसे वो देखते हैं। और ये जो अरेंजमेंट्स होती है ना, ये होती हैं 4 टाइप की। बेसिकली वैसे 2 टाइप की होती हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। ये 2 टाइप की लैटिस वो होती हैं, अरेंजमेंट होती है हमारे पास। प्रिमिटिव क्या होती है, प्रिमिटिव ऐसे इसमें कितने एटम्स लगे हैं एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम लगे, तो 8 एटम्स एट कॉर्नर्स, ये हमारा प्रिमिटिव लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन सेंटर्ड में 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला BCC, दूसरा FCC, तीसरा ECC। अब इनका मतलब क्या है, पहला ये बॉडी सेंटर्ड, ये है फेस सेंटर्ड, और ये है एंड सेंटर्ड। अब इसके वो भी देख लेते हैं, मतलब होता क्या है, रियल में क्या स्ट्रक्चर है। अब ये देखोगे ना, ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉर्नर पे एटम
कैसे लगा है, मतलब एक तरह से ये कॉर्नर पे एटम लगा नहीं है, ये इस टाइप से है कि एक एटम है पूरा और ये एटम 8 क्यूब्स में जाके लगा हुआ है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, उसमें सी थ्रू वर्जन बना रखा है उसका, लाइन्स है सिर्फ, तो उसमें बेटर समझ आएगा, एक बार देख लेना। फोटो भी डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे एक एटम है, ये 8 सेल्स में डिवाइडेड है। अब 8 सेल्स में डिवाइडेड है तो इसका 1/8 पार्ट एक सेल में आएगा, एक क्यूब में आएगा। कैसे आएगा ये देखो, ये पूरा एटम है, अभी इसको बीच में से काटा, कितना बन गया 1/2। अब ये आधा कटा हुआ पार्ट ले लेते हैं ऐसे, इसको भी बीच में से काटा, क्या बन गया 1/4। अब इसको विजुलाइज कर लेना थोड़ा, ये देखो यहाँ पे जो घर में बॉल होते हैं, बॉल की शेप बन गई है ये, ठीक है, हमारे लिए ले ही आया हूँ मैं। देखो ये शेप है ये वाली, इसको अगर हाफ काटा तो ये शेप बन गई। अब इसको भी हाफ काटो, यहाँ से इसको हाफ काटेंगे जब, तो हमारे पास जो शेप बनेगी ना, वो शेप बनेगी इस टाइप की। ये देखो ऐसी शेप बन गई, लेकिन 3D है ये अभी भी। इस शेप को अगर ये हाफ शेप भी है, सिर्फ ऐसे हाफ शेप है, और मैं किसी कॉर्नर में लगाना चाहूँ, देखो ये शेप मिली है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में नहीं लगा पा रहा मैं, तो कॉर्नर में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड मेरे को फ्लैट चाहिए यहाँ से भी, कि कॉर्नर में लग जाए आराम से। तो उसको फ्लैट बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच में से और काट देंगे। अब यहाँ पे 1/4 करा था ना, तो ये जो पार्ट है इसको एक बार और काट देंगे, 1/8 बन जाएगा। तो एक एटम का 1/8 पार्ट होगा। जो शेप शायद ड्रॉ करनी ना है मेरे को, कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा वो। तो ये कॉर्नर में फिट हो जाएगा एटम के, और 1/8 पार्ट जब कॉर्नर में लग रहा है, तो सारे कॉर्नर भरने के लिए ऐसे कितने लगेंगे, एक इस कॉर्नर में, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेल्स मिलके कॉर्नर में लगे हुए हैं। टोटल एक सेल बन रहे हैं ना, वो एक एटम बन रहे हैं। तो प्रिमिटिव वाले में एक यूनिट में, इसे एक यूनिट माना है हमने, इसमें कितने एटम्स हैं, 1 एटम। टोटल इसमें 1 एटम है अगर सारा प्लस करें। बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर में तो सब में है, प्रिमिटिव में भी इन सब में, कॉर्नर में तो कंसिडर करने ही है। कॉर्नर में होने के अलावा बीसीसी में क्या होता है, एक एटम यहाँ बीच में भी है, ठीक है, बीच में एक एटम है, और कॉर्नर में भी छोटे एटम है थोड़े, बीसीसी बीच में स्पेस ले रहा है ना, उस वजह से थोड़े छोटे एटम हो गए कॉर्नर वाले, लेकिन वो भी 1/8 पार्ट है। तो बीसीसी में कितने एटम होंगे, देखो एक बार, एक तो जो बॉडी में है वो, बीच में तो पूरा एटम है ना अंदर ही अंदर, और 8 छोटे छोटे कॉर्नर्स पे लगे हैं जो मिलके एक बना रहे हैं। 8 × 1/8 है ना, 1/8 पार्ट 8 लगे हुए हैं। तो ये कट के क्या बन गया, 1 + 1 2। तो बीसीसी में टोटल अंदर इसमें एक सेल में 2 एटम होते हैं। फिर आता है एफसीसी। एफसीसी क्या है, फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में एक बात देखोगे, ये स्ट्रक्चर है। अब अगर जैसे यही बॉल लूँ वापस और इसको किसी फेस पे लगाना है, तो ये लो लग गया, आराम से लग गया ना। तो फेस पे क्या होता है, फेस सेंटर्ड पे हाफ एटम होता है जो, वो भी आराम से लग जाता है बीच में। तो जितने फेसेस हैं इस पे, उस पे हाफ एटम लग गया ऐसे, बाकी ड्रॉ नहीं होंगे देख लेना। तो हाफ हाफ कितनी जगह लगा है, 6 फेस होते हैं, 6 जगह हाफ हाफ एटम लगा, 6 जगह हाफ एटम, प्लस कॉर्नर पे तो थे ही, कॉर्नर पे तो कहा इन सब में है, प्लस 1 कॉर्नर का हमने देख रखा है ना, एक ही होता है कॉर्नर का मिला के। तो क्या बन गया ये 3 + 1। एफसीसी में होते हैं 4 एटम। और ईसीसी एंड सेंटर्ड, ईसीसी और एफसीसी ये थोड़े थोड़े सिमिलर है। इसका क्या मतलब है एंड सेंटर्ड का, बस कि 2 एंड्स पे लगे हैं। फेस सेंटर्ड पे हमने कितने पे लगाया, 6 के 6 फेसेस पे लगा दिया। एंड सेंटर्ड पे सिर्फ 2 फेस पे लगेंगे। कौन से 2 फेस, कोई भी अपोजिट फेस, मतलब ऊपर लगाए अगर एक एटम, दूसरा नीचे आएगा, अगर एक इधर लगाए दूसरा इधर आएगा, ठीक है, अपोजिट लगाना है उसके सिर्फ। तो एंड सेंटर्ड में एक एक तो हाफ हाफ तो दोनों साइड लग गया है ना, तो हाफ × 2
प्लस कॉर्नर पे है ही +1, कितना बन गया 2। तो एंड सेंटर्ड में भी 2 एटम होते हैं। एंड सेंटर्ड और बीसीसी थोड़ी सेम बात हो गई है। कैसे? बीसीसी में से बीच में एटम काटा और ये साइड में चिपका दो, बन गया ना एंड सेंटर्ड। अब देखो बात ऐसे है कि आधे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बनेंगे इंजीनियर, तो ये थोड़ा विजुलाइज करने की आदत डाल लो, हेल्प करेगी आगे। तो अब लैटिस स्ट्रक्चर के बाद ये आती है कुछ पैकिंग। पैकिंग कैसे होती है एटम्स की? पैकिंग में पहले हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक ये और एक ये। इसमें तुम फ़र्क क्या देख रहे हो? फ़र्क ये है कि इसमें ए टाइप पैकिंग, मतलब सेम सेट लगे हुए हैं, बार बार 3 बार सेम सेट लगा हुआ है ना, इसको हम स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। 2D शेप में इसको स्क्वायर पैकिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक एटम ले लेते हैं, बीच में ये एटम ले लेते हैं, इसको कितने टच कर रहे हैं, यहाँ हो नहीं रहा वैसे टच, लेकिन करेगा ये वाला, ये भी करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सिर्फ 4 एटम टच कर रहे हैं इसे, कॉर्नर वाले टच नहीं कर पाएंगे। तो क्या बन रहे हैं यहाँ पे? एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको स्क्वायर पैकिंग कह सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे अलग अलग है, A B A, ये सेम नहीं है ऊपर, ये थोड़े इधर उधर शिफ्ट करे हुए हैं, तो A B A पैकिंग होगी ये। इसको कह सकते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग क्यों? अब क्योंकि इसमें कोई ले लेते हैं, ये एटम ले लिया बीच में, अब इसको कितने टच कर रहे हैं, ये सारे टच कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखो हेक्सागन बन गया एक बीच में, इसलिए इसको हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। अब अगर इसको ही, यही 2 पैकिंग हम स्टैक करते रहे एक के ऊपर एक, तो क्या बनेगा? अब भाई इसको अगर सीधे सीधे स्टैक करो तो बनता है क्यूबिक, और इसको अगर करो स्टैक तो बनती है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल ही कहते हैं उसे भी आगे। लेकिन फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, क्या कि यहाँ पे जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो परफेक्टली अलाइन होंगे और नहीं भी हो सकते। मान लो जो दूसरी लेयर है वो अगर इसके ऊपर डायरेक्टली रखी है ऐसे, तो इसके ऊपर एटम आएगा, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी हम शिफ्ट कर दें, जैसे यहाँ पे हमने लाइन शिफ्ट कर दी है, ऐसे इसके ऊपर वाली हम प्लेट शिफ्ट कर दें अगर एक, तो क्या होगा? यहाँ इस एरिया में एटम्स आ जाएंगे। जैसे इन 3 एटम्स के बीच में खाली स्पेस है, इसके ऊपर एटम आ गया एक, ऐसे भी तो हो सकता है। तो उसमें हमारे पास वॉइड्स बनते हैं। वॉइड क्या होता है? वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। वॉइड बन गया। और वॉइड होते हैं 2 तरह के। कौन से होते हैं? पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल। अब फर्क क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा होता है? जिसमें, अब कहने को तो इसमें बनती है टेट्राहेड्रन शेप, लेकिन अपनी लैंग्वेज में देखें अगर, तो क्या होता है? नीचे 3 एटम्स हैं, इन 3 एटम्स के ऊपर अगर बीच में एक एटम आ जाए, यहाँ बड़े में देख लो थोड़ा, ऐसे 3 एटम हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर एक एटम आ जाए, तो बीच में खाली स्पेस बचेगा, ठीक है, वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ऐसे है कि ये 3 एटम हैं और इसके ऊपर 3 और एटम आएंगे। कैसे? उल्टे फॉर्म में। उल्टे फॉर्म में कैसे? कि वो ऐसे लगे होंगे, समझ रहे हो ना? कि मतलब एक तो ऐसे बन रहा है इसमें, ये 3 जो हमने ट्राइंगल 3 एटम्स बनाए थे इस फॉर्म में है ऐसे, इसके ऊपर जो आ रहे हैं लेयर वो इस फॉर्म में है, तो इसमें बीच में एक अलग शेप का वॉइड बन रहा होगा, इसमें इससे अलग शेप का वॉइड, जिसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे कि टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आगे हमें 2 तरह की पैकिंग मिलेगी। 2 तरह की पैकिंग 3D शेप में। पहली होगी AB टाइप की, फिर आती है ABC। ABC वाली को हम कहते हैं क्यूबिक और इसको कहते हैं हेक्सागोनल। इसमें क्या होगा? AB में देखो, पहले नीचे आएगा एक हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन मतलब ये शेप, बाकी मिटा देते हैं, सिर्फ ये रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ये एटम्स देख रहे हो, सिर्फ ये एटम यहाँ रखे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा एक टेट्राहेड्रल इस शेप का। अब ये शेप कौन सी है? ऐसे 3 एटम होंगे, ये शेप।
फिर इसके ऊपर फिर से हेक्सागन, यहाँ फिर हेक्सागन आ गया। अब इसके ऊपर फिर से ये ट्राइंगल सेम शेप का, ठीक है। अगर ये इसकी स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो रहा है लेयर्स में, तो वो होता है हेक्सागोनल। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में होता है ए बी सी। ए बी सी टाइप कैसे, पहले नीचे एक हेक्सागन है, ठीक है, फिर है ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप ये आ गई। फर्क क्या है, सी में क्या होगा, सी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए ये ट्राइंगल उल्टा कर दो। सी यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो बीच में एक एटम है, ये ऊपर 3 ऐसे हैं जुड़े हुए हैं, तो ये 3 एटम इस एक के ऊपर आएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे एक एटम है, वो इन 3 के बीच में आएगा, फिर से टेट्राहेड्रल बनेगा। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, हेक्सागोनल वाली में यहाँ बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें ये 3 एटम है जो ये इस बीच वाले के ऊपर आएंगे, टेट्राहेड्रल बन गया एक, लेकिन सी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा एक सीधा ट्रायंगल बना है, यहाँ उल्टा ट्रायंगल आ जाएगा एक, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर आगे फिर से, अब जैसे ए आ गया ना दोबारा, तो ऊपर फिर हेक्सागन होगा इस टाइप से, और ये बीच वाला आइटम है जो वो इसके बीच में फॉल करेगा। तो इसमें अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल बन रहा है, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे सिर्फ टेट्राहेड्रल बन रहे हैं आगे तक। तो इसका नाम क्या रख सकते हैं अब इनका नाम रखना है अगर, इन जो ये जो पैकिंग्स हैं, तो इसके 2 नाम होंगे, मतलब इसका एक नाम, इसका एक नाम, इसको कहेंगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो टोटल कितनी तरह की पैकिंग हो गई हमारे पास, पहली प्रिमिटिव, फिर BCC बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और 2 ये। अगला टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कि एक विजुलाइज करके दिखा देता हूँ थोड़ा, कि सोचो ये एक प्रिमिटिव सेल लिया है हमने जिसका एक फेस है ये। अब इस एक फेस में 1/8 ऑफ एटम है एक कॉर्नर में, ये एटम यहाँ से ऐसे रेडियस बना के ऐसे बनाओगे पूरा एटम बन जाएगा, बाकी बाहर जा रहा होगा पार्ट एटम का। ऐसी एक एटम इस साइड बनेगा, ऐसी नीचे है, इधर से भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो कॉर्नर्स में तो एटम आ गए, बीच में स्पेस रह गया ना थोड़ा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि पूरे क्यूब को एटम्स कितने % तक फिल कर रहे हैं, या फिर टोटल क्यूब में जो एटम्स है उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है, वो निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके। अब पैकिंग एफिशिएंसी में जितना हम किस चीज़ की निकालेंगे पैकेज एफिशिएंसी, प्रिमिटिव की, BCC की, FCC की, इन 3 की निकालेंगे मेन, बताऊंगा क्यों। अब पैकिंग एफिशिएंसी देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम क्यूब की वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितनी है। अब टोटल वॉल्यूम लेने के लिए इसको हम A लेट कर लेते हैं, एक साइड को इसकी क्यूब की A लेट कर लिया, तो A क्यूब ये हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक एटम इधर है, एक इधर है, ऐसे, तो एक तरह से ये रेडियस है ना एटम का। अब अगर यहाँ से ऐसे रेडियस लेके पूरा कर दें एटम तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये रेडियस है। तो एक A में 2 रेडियस आ रहे हैं, तो A = 2R, ठीक है। अब ऐसे टोटल कितने एटम्स होते हैं पूरे प्रिमिटिव सेल में, टोटल कितने एटम होते हैं, एक ही होता है, 1/8 पार्ट 8 कॉर्नर पे लगे हैं, टोटल एक एटम बना ना। तो टोटल जो वॉल्यूम होगी वो हम एक एटम की निकालेंगे। एक एटम की क्या होगी, 4/3 πr³, ठीक है, πr³ हो गया। अब सारी चीज़ हम A की फॉर्म में कर रहे हैं, तो A की फॉर्म में R की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R आ जाएगा A/2, यहाँ पुट कर दें 4/3 × πa/2 का क्यूब, ठीक है। तो अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। उसके लिए क्या करेंगे,
भाई गिवन वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो 4/3 पाई A³/8, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, चलो ये काट दिया, 2 डिवाइडेड बाय A³ इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो A³ से A³ कट गया, ये बन जाएगा π/6 इंटू 100। और इसको कैलकुलेट करते हैं जब, तो ये आता है कुछ 52.4%। तो इसको 52 या 53% लिख सकते हो राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये सबसे कम एफिशिएंट होता है, ये वाला जो सेल होता है प्रिमिटिव सेल, ये सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पूरे क्यूब में। तो बाकी देख लेते हैं एक बार। अगर FCC देखें, FCC का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है कि भाई 1/8 क्यूब इधर लगा हुआ है, 1/8 इधर लगा हुआ है, और फेस पे एक हाफ लगा था ना, अगर वो हाफ भी लगा है फेस पे तो यहाँ से तो पूरा दिखेगा एक तरह से। तो टोटल क्या हो गया देखो, R ये 2R और R, ठीक है, इतने हो गए। ये फेस सेंटर्ड है FCC के केस में, और ये हो जाता है A हमारे क्यूब की लेंथ। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ भी A³ होगी, लेकिन हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है ना, वही लगाएंगे, काम बन जाएगा आराम से। ये देखो ये लेंथ A है और क्यूब है जैसे, तो ये लेंथ भी तो A होगी। A और A यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, A² प्लस A² इज इक्वल टू ये 2R 3R और 4R, टोटल लेंथ 4R हो गई ना, तो 4R का होल स्क्वायर, 2A² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16R², A² इज इक्वल टू 8R², और A क्या आ जाएगा 2√2R। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई R की फॉर्म में। अब यहाँ पे लेकिन हमें एक तरह से R की वैल्यू चाहिए ना A की फॉर्म में, तो R इज इक्वल टू A/2√2, ये कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि टोटल इसमें एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं एटम, क्योंकि देखो फेस पे कितना लगा है, हाफ इधर है, हाफ अपोजिट फेस पे होगा, 6 फेस हैं, 3 एटम हो गए, 1 मिल रहे हैं कॉर्नर के, टोटल कितने 4। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 πr³ इंटू 4, ठीक है, ये टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। और नीचे क्या आ जाएगा A³, ये टोटल वॉल्यूम है, इंटू 100। अब इसमें चेंजेस करेंगे अगर, तो 16/3 इंटू पाई, R की जगह क्या रखेंगे A³ और 2√2 क्या बन जाएगा 16√2, 16√2 ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटा, यहाँ पे 16 कट गया, डिवाइडेड बाय A³ और ये कट गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया π/3 इंटू √2, तो ये कुछ आ जाता है 74%। अब ये ना वैल्यू कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी MCQ में आराम से आ सकती है, तो एक काम करना, याद कर लेना पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी क्या है 52 या 53 दोनों ठीक है, और यहाँ पे वैसे सही तो 52 बनेगी राउंड ऑफ करें अगर, और ये आती है 74। अब लग जाता अगर BCC करें तो BCC में क्या होगा, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सेम स्ट्रक्चर बना, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम पाइथागोरस सिंपल नहीं लगा सकते। पाइथागोरस यहाँ तो लगा लिया हमने क्योंकि सारी चीज़ें फेस पे है। ये क्या हो रहा है, ये इस टाइप का है कुछ, ये स्ट्रक्चर बना है ना, जैसे ये क्यूब है, अब क्यूब में ये फ्रंट वाली फेस है, ये पीछे वाली फेस है, ठीक है, ये फ्रंट है, तो इसमें यहाँ से ये पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस देखा जा रहा है, ठीक है, डायगनली अपोजिट वाले साइड्स ये देखे जा रहे हैं। तो इसमें अगर हमें पाइथागोरस लगाना है तो कैसे लगाएंगे, एक तो ये साइड डायगनली अपोजिट साइड, एक जो नीचे फेस पे है वो, और एक ये इस पे लगाएंगे, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये क्या है साइड, ये है A, ठीक है, √2A
अब ये √2a साइड हो गई। कैसे? क्योंकि एक तरह से नीचे वाला फेस का डायगोनल है ना, नीचे वाले फेस के डायगोनल का देखो क्या आएगा, a² + a², अंडर रूट करो 2a² का अंडर रूट क्या बनेगा √2a, तो ये नीचे वाली साइड आ गई √2a। अब ये जो बॉडी का डायगोनल बना है, ये बॉडी का डायगोनल देखो, ये क्या होगा, बॉडी का डायगोनल भी सेम चीज़ 2r r r 4r। तो अगर इस पे पाइथागोरस लगाए ना तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3a² + 2a² 4r² के बराबर है, क्योंकि यहाँ 4r निकाला था ना, तो ये 3a² = 16r²। अब ये और क्या बनेगा, √3a = 4r। अब हम निकालते हैं क्या, नॉर्मली r निकालते हैं a की फॉर्म में, तो r क्या आ जाएगा √3a / 4। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 2 से, क्योंकि BCC में कितने एटम होते हैं, 2 एटम। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी अगर निकालेंगे, इसकी खुद से करके देखना एक बार पेपर पे, इसकी आएगी 68% BCC की, ठीक है। तो ये मिडल एफिशिएंट होता है। अब अगर हमने वो छोड़ दिया, जैसे HCP और CCP छोड़ दिया, तो उसकी सेम FCC वाली होती है, इन सब की FCC की, HCP की और CCP, इन सब की कितनी होती है 74%। अब ये इस चैप्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला मिलेगा हमें जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि भाई हमें एक सब्सटेंस की डेंसिटी पता है, d डेंसिटी है उसकी, हमें मास पता हो सकता है कितना मास है, हम मेजर कर सकते हैं मास, और एक्सरे से उसका स्ट्रक्चर देख के उसकी एज लेंथ ले सकते हैं। अब जैसे ये क्यूब होता है एक, इसकी एज लेंथ a, वो हम मेजर कर सकते हैं एक्सरे से। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद एक फॉर्मूला डिराइव करा, जिससे एवोगाड्रो नंबर है जो Na, ये एवोगाड्रो नंबर, इसकी एक हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है। एवोगाड्रो नंबर हमें और एक्यूरेट मिल सकता है। तो फॉर्मूला कैसे बनाया, पहले तो ये देखो कि हम पहले कंसिडर करते हैं, हम मोलर मास का सब्सटेंस ले रहे हैं। मान लो 100 ग्राम हमने सब्सटेंस लिया, कोई भी, जो कि इसका मोलर मास है, ठीक है। तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय, हमें एक एटम का वेट चाहिए, सिंगल एटम का, और मोलर मास में कितने एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 × 10⁻23, ये है ना। तो ये कितने के वाला आ जाएगा, इसको m रख लेते हैं, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मास ऑफ 1 एटम। बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जो बुक में है वो डेंसिटी के लिए है, लेकिन हमें इसमें कई चीज़ें पूछ लेते हैं। अब m आ गया मास ऑफ 1 एटम, लेकिन हमें ये पता है स्ट्रक्चर्स कई सारे होते हैं ये, ठीक है। प्रिमिटिव देखें उसमें एक ही एटम होता है पूरे सेल में, एक उसमें लैटिस में। अगर हम FCC देखें उसमें 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, तो अलग अलग हैं। मतलब एक जो ये सेल है, इसका हमें जो वेट चाहिए वो कैसे होगा, Z × m। अब Z क्या है, Z है भाई वही नंबर के कितने एटम्स हैं उसमें। BCC के लिए 4 हो जाएगा, BCC के लिए 4, 2, FCC के लिए 4 हो जाएगा, है ना। प्रिमिटिव के लिए 1 है, ऐसे। तो Z चेंज होगा। Z पता है मास ऑफ 1 एटम, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a³। अब a³ क्या है, डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी के इक्वल आ गया। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं क्या बना, Z × m डिवाइड बाय a³ = डेंसिटी। अब यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दो, Z × m
ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं भाई? क्वेश्चन पहला ये बनता है कि आपको ये सारा डाटा दे देंगे, पूछे कि डेंसिटी बताओ। दूसरा ये कर सकते हैं कि डेंसिटी दे दी, बाकी सारी चीज़ें दे दी, अब हमें z कैलकुलेट करना है उसमें, और z कैलकुलेट करके हमें ये नहीं है कि मतलब z पूछा है, हमें ये पूछा है कि किस टाइप का सेल है वो। ठीक है, वो FCC है, BCC है, प्रिमिटिव है, कौन सा है, तो वो हमें निकालना होगा। मोस्टली जितने मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन करे हैं, मतलब 95% टाइम FCC आता है आंसर। तो इसको क्वेश्चन को अगर आए तो अगर बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन लग रही हो तो कर लेना, नहीं तो इसको एंड में छोड़ना है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ होती है इसमें थोड़ी। लेकिन आंसर एंड में सिंगल आता है, ऐसे 2 4 1 Z का आंसर आना होगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि A होता है जो, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन और इसमें ऐसे दी होती है, मान लो 7.3 दे दी, 7.3 इंटू 10 की पावर कुछ ऐसे दे दी, और 7.3 का हमें क्यूब करना है। फिर यहाँ पे ये एवोगाड्रो नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है 6.022 से, फिर मास भी 63 ग्राम कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसको अगर सिंपल दिख रही हो कैलकुलेशन, देख के पता चल जाता है, एक बार ऐसे फॉर्मूला बनाओ, वैल्यू रखो इसमें, अगर सामने दिख रहा है कि चीज़ें कट रही हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं तो कर दो, नहीं तो इसको एंड में रखो क्वेश्चन को। तो अब ये लास्ट पार्ट आ जाता है चैप्टर का, डिफेक्ट्स। अब सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, तो उन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं? जो स्टोइकोमेट्री होती है जो कंपाउंड की, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो उसमें पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट कैसे है कि कोई लैटिस स्ट्रक्चर है, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और उसमें से बीच में से कोई एटम है जो निकल गया, ऐसे यहाँ से ये भी निकाल दिया मान लो, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई खाली, तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल कैसे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब कि जो बीच की साइड्स होती है ना, ये पार्ट, ये इसे इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोई एटम आ जाए दूसरा, इधर आ गया जैसे, तो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सिंपल सी बात है, ये जो डिफेक्ट होंगे ये होते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड में, ये होंगे नॉन आयोनिक में। अब नॉन आयोनिक में क्यों होंगे? क्योंकि अगर आयोनिक में होने लग गया ऐसे, कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, तो उनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो उनकी, वो मेंटेन नहीं रहेगी। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन पे। तो इस वजह से ये सिर्फ नॉन आयोनिक में होते हैं। आयोनिक में हमें कौन से मिलते हैं? हमें मिलते हैं फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट, ये होते हैं आयोनिक के लिए। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट ये लगा लो कि माइनस अनायन है, पॉजिटिव कटायन है, ऐसे थोड़ा सीरीज में नहीं बना वैसे। अब इसमें होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने के लिए पहली जो कंडीशन है कि जो कटायन है, कटायन अनायन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटे बनाया है यहाँ पे भी देखो मैंने, तो कटायन है जो वो छोटा होना चाहिए। होता क्या है इसमें कि कटायन यहाँ से निकल के जो उसकी मेन लैटिस में पोजीशन है वहाँ से हट के ये बीच में आ जाता है कहीं, तो यहाँ से निकल के ये बीच में आ जाएगा। अब देखो ये अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, ना तो कुछ ऐड हुआ ना कुछ रिमूव हुआ, वही चीज़ें हैं, इधर उधर हो गई, तो इसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? ज़ीरो, डेंसिटी सेम रहेगी इसकी। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को बस ये डिसलोकेट हो रहा है ना एक जगह से, तो इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। हाँ, यहाँ पे होता है डेंसिटी का फ़र्क। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ करती है, इसमें इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि इसमें कुछ आगे लग रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, वेट इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा शॉटकी डिफेक्ट। अब शॉटकी डिफेक्ट क्या है? शॉटकी डिफेक्ट कुछ वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं वो जिसमें कटायन और अनायन सेम साइज़ के हों, सिमिलर साइज़ के हों। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मान लो हमने एक पॉजिटिव निकाला है ना, एक कटायन रिमूव करा है हमने, तो साथ में एक अनायन भी करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है साथ वाले ही करो, कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर रिमूव होंगे दोनों। क्यों? न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, टू मेंटेन
न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कटायन रिमूव होगा तो अनायन भी होगा। इसमें कौन से वाले शो करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट में जिसमें साइज छोटा बड़ा हो, AgCl हो गया, ठीक है, और AgBr हो गया, ZnS हो गया, ये शो करते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट एक याद रखना, AgBr, ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि AgBr है जो वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी, दोनों टाइप के। अब शॉर्टकी में जैसे दोनों कटायन निकल रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें निकल रही है, कटायन भी अनायन भी, तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब कभी कभी ना ये हो जाता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा शॉर्टकी है, मतलब उसमें कौन सा रिमूव होता है, इसमें क्या होता है। तो ऐसे देखो, इनकी स्पेलिंग देखो एक बार, फ्रैंकल और शॉर्टकी, इसमें डबल टी आ रहा है ना शॉर्टकी में, डबल टी मतलब डबल चीज़ें रिमूव होगी। डबल कैसे? दो चीज़ें रिमूव हो रही है ना। फ्रैंकल में सिर्फ एक, इधर उधर हो रहा है डिसलोकेट, सिर्फ रिमूव कुछ नहीं है। जहाँ पे डबल टी वहाँ डबल चीज़ें रिमूव कर दो, ठीक है। फिर आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? ये भी स्टोइकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं करता। इसमें क्या होता है, जैसे NaCl है और इसमें अगर हम इम्प्योरिटी डाल दें थोड़ी, इम्प्योरिटी क्या, SrCl2, ये इम्प्योरिटी डाल लिया हमने। अब इसमें Sr देखो, Sr जो इस पे +2 चार्ज है। अब होता क्या है कि कुछ लैटिस साइट्स पे से Na रिमूव हो जाता है और उनकी जगह Sr आ जाता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है उनकी जगह। तो यहाँ से देखो, अगर दो Na, एक ऐसे Na दूसरा भी Na, अब यहाँ से हमें अगर स्ट्रोंशियम लाना है, +2 चार्ज है, तो हमें 2 Na निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से 2 Na निकाल ले, इधर भी एक Cl होगा और ये दोनों Sr स्ट्रोंशियम से आके जुड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इम्प्योरिटी आ गई बीच में कहीं, है ना। Na हटा, स्ट्रोंशियम आ गया। अब देखो स्टोइकियोमेट्री इसकी चेंज नहीं हुई, Cl उतने ही थे, अनायन उतने ही जुड़ रहे हैं इसके साथ, ठीक है। मतलब ये लगा लो चार्ज तो उतनी रह गए ना, चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो गई। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, बस ये एक इम्प्योरिटी ऐड करी है इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, दो हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, अपोजिट ही हो गए एक तरह के। तो मेटल एक्सेस में क्या होगा कि भाई मेटल कटायन की एक्सेस होगी। कैसे होगी वो देखो, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl में क्या करते हैं, इसमें मतलब रिएक्शन में एक तरह से सोडियम वेपर पास कराते हैं, Na वेपर ये पास कराई। इससे क्या होता है, अब ये इसके सरफेस पे से पास करा रहे हैं ना हम, तो लैटिस साइड में से Cl है जो वो डिफ्यूज़ होकर ऊपर आ जाता है और इस Na के साथ चला जाता है, NaCl बना देते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ये दो चीज़ें बचेंगी, एक सोडियम कटायन और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ अनायन। अनायन की जगह है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उससे क्या होगा, एक तरह से हमारा एक अनायन कम हुआ, उसकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गया ना। तो एक तरह से क्या हुआ, मतलब एक तरह से हमारे मेटल एक्सेस नहीं हुए, हमारे कटायन कम हो गए, सॉरी अनायन कम हो गए हैं। लेकिन मेन असर तो ये पड़ रहा है ना, मेटल ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कहते हैं इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है कलर। कलर 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड के थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये कर लो सिर्फ। NaCl है जो, NaCl की वजह से आता है, NaCl में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आता है येलो कलर। LiCl में आता है पिंक कलर और KCl में इसमें आता है पर्पल। ये 3 कलर याद रखो बस, NaCl का, LiCl और KCl का, ठीक है। फिर लास्ट आता है मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल डेफिशिएंसी कुछ कुछ इसकी तरह है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है इसमें। ये किसमें देखा जाता है, FeO में। अब जैसे FeO है, हमें पता है Fe 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 और Fe+3, है ना।
अब सोचिए यहाँ पे तो +2 में है, Fe+2 स्टेट में है ना, और बहुत सारे हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1-2 मोल तो है नहीं। तो क्या होगा कि कुछ Fe+2 Fe+3 से रिप्लेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल, न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, अगर हमें चार्जेस उतने ही रखने हैं तो इनके चार्जेस सेम होने चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, तो 3 Fe+2 हटा के अगर हम 2 Fe+3 लगा दें तो न्यूट्रलिटी तो वैसे ही है, इसकी नहीं हुई ना चेंज, चार्ज तो उतना ही हो रहा है ना टोटल। तो क्या होगा, अगर हम 3 Fe+2 हटा दिए, 2 Fe+3 लगा दिए, न्यूट्रलिटी उतनी है, लेकिन Fe आयरन का जो एक मॉलिक्यूल है, आयरन का जो एक एटम है वो कम हो गया, तो होगी मेटल की डेफिशिएंसी। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे, बस ये इसके आगे का सारा कट चुका है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं वो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो भी कट चुकी हैं, और यहाँ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब जाते जाते वीडियो लाइक कर देना, एक तो खुद सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को भेज दो यार, अब तो सारे चैप्टर अपलोड हो गए हैं, ये लास्ट था बस, तो दोस्तों को भेजो, अब उनकी भी हेल्प करो। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।